अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज के सेकंड लेक्चर में मतलब इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। शुरू करने के पहले कल हमने क्या टॉपिक को स्टडी किया था एक बार उसे हम यहाँ देख लेते हैं। कल हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था स्टूडेंट, तो हमने एक्चुअल में टॉपिक तो एक ही क्लियर किया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है, ये आप देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें से जो पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसे ही क्लियर किया था कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपना पाथ, अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो इसी टॉपिक को हमने कल स्टडी किया था, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। इस टॉपिक के पीछे यानी क्यों डायरेक्शन चेंज होता है वो इस पूरे चैप्टर में आपको रीज़न नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ये समझाया गया है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो अपना पाथ या अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। और अगर मैं उसका रीज़न यहाँ बताने की कोशिश करूँ स्टूडेंट, तो उसका रीज़न ये है कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो मीडियम का जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं, डेंसिटी जो होती है वो चेंज होती है और उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। वेलोसिटी का मतलब उसकी जो हम स्पीड भी कह सकते हैं, उसकी जो स्पीड है वो बदलती है और उसी स्पीड के बदलने की वजह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। तो ये जो रीज़न है वो इस चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन हम उसके रीज़न को समझ सकते हैं। तो कल का जो टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन, और उसको समझने के लिए हमने कुछ 2-3 एक्टिविटीज़ को भी समझने की कोशिश की थी। एक आपने पेंसिल वाला जो एक्टिविटी है वो आप अपने घर में भी देख सकते हैं। कांच के ग्लास में आप पानी रख करके उसमें पेंसिल को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी थोड़ा स्लांट रख के देखेंगे तो आपको पानी के अंदर वाला जो पेंसिल है वो थोड़ा थिक दिखाई देगा और एक जगह से वो ब्रेक होता हुआ भी दिखाई देगा। सेम एक प्रैक्टिकल हमने किया था, एक्टिविटी किया था कॉइन को लेकर के, कि अगर हम कॉइन को पानी में रखें तो वो थोड़ा सी अपनी पोजीशन से अपर होकर के दिखता है, थोड़ा सी अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए दिखता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी वो एक्टिविटी नंबर 3, जिसे हमने ग्लास स्लैब के थ्रू परफॉर्म किया था, और ये उससे प्रूफ हुआ था कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करेगा तो अपना पाथ, अपना डायरेक्शन चेंज करता है। इसी एक्टिविटी को मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि इस एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना भी होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। अब कल के टॉपिक के बाद जो आज का टॉपिक है वो ये है। तो कल क्या स्टडी किए थे वो भी हमने देख लिया। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन के टाइम पे कौन से 2 लॉज जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में लॉज जो है वो रियलिटी होती है, जो चीज़ें हो रही हैं उसी को स्टेटमेंट में अगर हम लिख दें या स्टेटमेंट में हम प्रूव कर दें तो उसे हम लॉज कहते हैं। तो यहाँ पर जब आप रिफ्रैक्शन कराओगे या जब रिफ्लेक्शन होता है तो उस टाइम पे कुछ चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उसी को यहाँ पर लॉज के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो आइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, 2 लॉज हैं, आपको 2 मार्क्स में ये टॉपिक पूछा जाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखते हैं कि क्या लॉज हैं। तो अगर स्टूडेंट पहला टॉपिक अगर आप देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट वाला पॉइंट, तो ये है कि आप जो 6.2 वाला डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्लास स्लैब वाला, वहाँ पर आपको ब्लू कलर में इंसिडेंट रे दिख रहा होगा और पिंक कलर में रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और CD नाम का जो स्ट्रेट लाइन आया है ऊपर से नीचे, आप यहाँ देखेंगे 6.2 वाले डायग्राम में CD नाम का जो ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन आया है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों भी एक ही प्लेन पे होना चाहिए। अब एक प्लेन का मतलब एक सरफेस पे दिखाई देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमेशा आप ये देखेंगे कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के अपोजिट साइड होने चाहिए। यानी कि कितना भी रिफ्लेक्टेड रे बेंड करे, रिफ्लेक्टेड रे कितना भी अपने डायरेक्शन को चेंज करे, लेकिन वो इतना चेंज नहीं करेगा कि वो इंसिडेंट रे की तरफ मुड़ जाए। बात समझ रहे हो आप लोग? इंसिडेंट रे आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ना, ये इंसिडेंट रे, ये और जो रेड कलर में रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों भी हमेशा नॉर्मल के अपोजिट साइड होंगे, दोनों एक ही तरफ नहीं हो सकते। अगर दोनों एक तरफ होंगे तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये लॉ है, ये रियलिटी है कि रिफ्लेक्शन के टाइम पे जो इंसिडेंट रे जो जाता है एक मीडियम से और जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगा
तो वो बेंड तो ज़रूर होगा, है ना, उसका डायरेक्शन तो ज़रूर चेंज होगा, लेकिन वो इतना चेंज नहीं होगा कि वो नॉर्मल इंसिडेंट रे के तरफ ही रहे, नॉर्मल से टकरा करके रिटर्न हो जाए, वैसा नहीं होगा, बल्कि वो नॉर्मल के दूसरी पोजीशन की तरफ चले जाएगा, दूसरे साइड की तरफ चले जाएगा। तो ये लॉ नंबर 1, ठीक है। आइए इसे पॉइंट नंबर 1 में यहाँ देख लेते हैं कि किस लैंग्वेज में उसे यहाँ लिखा गया है। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दोनों जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, एन वाला, कैपिटल एन वाला, जहाँ पर वो आप बोल सकते हो कि जो बाउंड्री है ग्लास स्लैब की, वहाँ पर आर ऑन दी अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। तो यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट लिखा है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एन आर ऑन दी अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्लैब एट दैट पॉइंट, है ना। तो स्लैब के सरफेस पे पॉइंट एन के ऊपर आप देखोगे कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट साइड हैं। किसके अपोजिट साइड? एक नॉर्मल के लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा तो एक नॉर्मल के राइट हैंड साइड पे दिखेगा। दोनों एक ही साइड पे नहीं दिख सकते तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये लॉ नंबर 1, उसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, डैट इज़ करके आप नीचे की तरफ देख सकते हो, CD एंड द 3 एंड द 3 का मतलब कौन सी 3 चीज़ें? इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, तीनों भी क्या होंगे? आर इन सेम प्लेन। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये आपका लॉ नंबर 1, ध्यान से इसे आप एक बार फिर रीड कर सकते हैं। और कुछ समझना नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्म करना है। तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, ध्यान से सुनना है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वो नॉर्मल के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही होंगे। और ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों भी एक ही प्लेन में आपको दिखाई देना चाहिए जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो, ठीक है। तो ये लॉ नंबर 1। अब अगर हम लॉ नंबर 2 की तरफ बढ़ें तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर आपको ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात किया जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जो आपका दूसरा आज का टॉपिक होगा। तो पहले देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से ये वर्ड आ गया। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया का मतलब 2 मीडियम होना चाहिए, पेयर मतलब जोड़ी। अगर आपका एक मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम ग्लास है तो ये दोनों पेयर ऑफ मीडिया कहलाएंगे ना। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि किसी भी पेयर ऑफ मीडिया के लिए आप ये कह सकते हो कि जो उनका रेशियो होगा, किस चीज़ का रेशियो? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई। साइन ऑफ आई, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, याद होगा आपको। साइन ऑफ आई, आई मतलब क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो किसके साथ? साइन ऑफ आर। आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप जब साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, जब ये रेशियो निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ये आपका लॉ नंबर 2। ध्यान से सुनिए फिर से, साइन ऑफ आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब भी आप किसी भी पेयर ऑफ मीडिया के लिए, चाहे वो कोई भी पेयर ऑफ मीडिया हो, उसको जब भी आप डिवाइड करोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन अपॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन, दोनों का रेशियो निकालोगे, एवरी टाइम वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक फ़िक्स वैल्यू आती है और उसी फिक्स वैल्यू को हम उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उस फिक्स वैल्यू को हम उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये आपका लॉ नंबर 2 कि ये चेंज नहीं होता कोई भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। जब कभी आप साइन ऑफ एंगल ऑफ आई यानी साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर करोगे तो जो वैल्यू प्रोवाइड होगी आपको वो क्या होगा? फिक्स वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम का नाम देते हैं। समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, 2nd वाला लॉ। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और अभी मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल 2nd लॉ आप समझिए कि 2nd लॉ क्या होता है। तो पहला लॉ तो ये था कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा नॉर्मल के अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होंगे। ये लॉ नंबर 1 था। दूसरा वाला ये है कि जब कभी आप किसी भी पेयर ऑफ मीडिया के लिए रेशियो निकालोगे, किसका रेशियो? एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो निकालोगे गिवन पेयर ऑफ मीडिया को बदल नहीं सकते। यानी मीडियम अगर आपका एयर और ग्लास है तो अगर आप हमेशा एयर और ग्लास का जब मीडियम का आप उनका रेशियो निकालोगे तो वो फिक्स वैल्यू आएगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर आप वाटर और ग्लास का निकालोगे तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर आप ग्लास के साथ में किसी और मीडियम को कंसीडर कर लेते हो, मान लेते हो वैक्यूम को,
तो उस टाइम पे भी उसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पर हमको ये सेकंड वाला लॉ ये कहता है कि एवरी टाइम जो भी पेयर ऑफ मीडिया होगा उनका जब कभी आप साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर का आंसर निकालोगे तो वो कांस्टेंट आएगा, और उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जिसे हम एन या म्यू के सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं। ध्यान से सुनिए, आपको यहाँ पर ग्रीन कलर के बॉक्स में कांस्टेंट के आगे एक एन, स्मॉल एन लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो एक्चुअल में वो स्मॉल एन जैसा नहीं होता है, वो उसको थोड़ा सी हम आगे बढ़ाते हैं और जिसे म्यू कहते हैं, म्यू, MU, म्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो लॉज हो गए। अब हम दो लॉज इतना काफ़ी है समझाने के लिए। सेकंड वाला लॉ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो पॉइंट नंबर 2 में, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया हियर एयर एंड ग्लास, यानी आपके जो डायग्राम में है वहाँ पर एयर एक है और एक ग्लास दूसरा। तो ये दोनों, तो इनका जो रेशियो रहेगा, रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज़ अ कांस्टेंट, और ये हमेशा जो कांस्टेंट रहता है ये फिक्स रहता है। ये प्रैक्टिकल बात है, इसी प्रैक्टिकल बात को लॉज में यहाँ दिखाया गया है। तो ये दो लॉज आसान से आप इसे याद कर लीजिए या ध्यान में रखिए, आप अपने ओन वर्ड्स में भी इसे लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मैं आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक से अलग जा कर के समझाने की कोशिश करूँगा, आपको आसान भाषा में। जैसे मैंने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझें तो मैं थोड़ा इसे समझाने की कोशिश करूँगा कि जब कभी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो पाथ तो चेंज करेगा। तो जब पाथ चेंज करता है तो उसके पीछे का रीज़न भी मैंने यहाँ अभी स्टार्ट में आपको बताने की कोशिश की थी कि उसके पीछे का रीज़न ये होगा कि जो उसके पार्टिकल्स की डेंसिटी होती है वो चेंज होती है। तो रे ऑफ लाइट की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी जो होती है, वो हमेशा रेयर मीडियम में ज़्यादा होगी, जहाँ के पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, इन कंपैरिजन ऑफ डेंसर मीडियम। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। जैसे अगर एयर से ग्लास में अगर वो एंटर करेगा तो उसकी स्पीड कम होती है। तो स्पीड जब चेंज होती है तो उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो वो जब अपनी स्पीड कम करता है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से कम करता है इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट मीडियम, यानी इन कंपैरिजन ऑफ एयर। अगर हम एक एग्जांपल यहाँ ले, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको प्रैक्टिकल के थ्रू नहीं दिखा रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपके लेसन में भी आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप इस डायग्राम को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एयर और ग्लास का अगर मैंने आपको एग्जांपल लिया तो एयर एक रेयर मीडियम है और ग्लास एक डेंसर मीडियम होगा। तो एयर से जब रे ऑफ लाइट ग्लास में एंटर करेगा तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि ग्लास की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन कंपैरिजन ऑफ एयर, ग्लास के अंदर वो कितने गुने उसकी स्पीड क्या हुई, ये वेलोसिटी जो हुई वो कम हुई, इस चीज़ को हम एक नंबर से एक्सप्रेस करते हैं और उसी नंबर को हम उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आ रही है बात समझ में? समझ में आई बात? एक बार फिर सुनिए। अगर मैं एयर से ग्लास में रे ऑफ लाइट को पास कराऊं तो जैसे ही एयर यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम ग्लास में वो एंटर करेगा तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो चेंज करेगा तो उसकी स्पीड भी कम हुई होगी। तो उस कम हुई स्पीड को हम एक पर्टिकुलर नंबर से दिखाते हैं, है ना। तो उसी नंबर को कि उसकी स्पीड कितने गुना कम हुई है, ध्यान से सुनिए, मैंने वर्ड यूज़ किया कितने गुना कम हुई है ना। अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो उसकी स्पीड कितने गुना कम हुई है, उस पर्टिकुलर कम हुई स्पीड को हम एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर से दिखाते हैं और उसी फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आ रही बात समझ में? और वो हर मीडियम का क्या होता है, हर सब्सटेंस का फिक्स होता है। जैसे ही रे ऑफ लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में एंटर करेगा तो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसके मुकाबले वो अपनी वेलोसिटी को क्या कर लेता है, कम करा लेता है। तो उस कम हुई वेलोसिटी को हम, ध्यान रहे, हम वेलोसिटी को इंडिकेट नहीं करते, हम जो वेलोसिटी कम हुई है उस कम हुई वेलोसिटी को रेयर मीडियम से कंपेयर करते हैं कि उसके कंपैरिजन में कितने गुना कम हुई और उसको हम एक नंबर से एक्सप्रेस करते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर नंबर है उसी नंबर को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं। आ रही है बात समझ में, है ना। चलिए, 2 मरतबा मैंने इसे समझाया, आप एक बार फिर से वीडियो को बैक करके आप सुन सकते हैं कि क्या मैंने समझाया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अब देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में जो पैसेजेस हैं 74 पेज पे, वो आपको क्या इन्फॉर्म करते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट रे वाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज़ डिफरेंट। तो जाहिर सी बात है, हर मीडियम में जब लाइट रे एंटर करेगा तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है। अभी मैंने आपको बताया है ना, हर मीडियम के लिए अलग होगा, किसी में ज़्यादा चेंज होगा, किसी में कम चेंज होगा। वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी के ऊपर, है ना, कि वो कितना डेंस है। तो इट इज़ रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो चेंज इसलिए होता है क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे अभी हमने साइंस में सबका कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, है ना, तो वहाँ पर वो ज़्यादा अपना पाथ क्या करेगा, चेंज करेगा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम निकलेगा वहाँ पर अपना पाथ वो कम चेंज करेगा। ठीक है, साथ में ध्यान रहे कि स्पीड भी कम होती है। डायरेक्शन तो चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज ही इसीलिए होता है कि उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है जब वो रेयर से डेंसर में आएगा। और अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो समझ में आ रहा है? तो जब बढ़ जाएगी तब भी वो कितने गुना अपनी स्पीड को बढ़ाता है, उस बढ़ती हुई स्पीड को हम एक नंबर से एक्सप्रेस करते हैं और उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं। तो हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। ठीक है, वो कितना लाइट रे को बेंड कराने की ताकत रखता है उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो, बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ दैट मीडियम, है ना, सिंपल सा स्टेटमेंट है, बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ दैट मीडियम। किस चीज़ की बेंडिंग कैपेसिटी, लाइट रे को बेंड करने की जो कैपेसिटी होती है हर मीडियम की, उसी को हम उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देंगे। अब इससे सिंपल लैंग्वेज में आपको नहीं होगा, ये सबसे आसान था, बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ दैट मीडियम। आइए आगे के लाइन को हम चेक करते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो फोर्थ वाली लाइन से यहाँ पे ध्यान देंगे, द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मीडिया एंड ऑल्सो फॉर द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर द सेम मीडियम। हाँ, ये भी ध्यान में रखना है कि वैल्यू तो हर मीडियम की जो होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वो अलग अलग होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और इन्फो मिली कि ऑल्सो वो चेंज होती है फॉर लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब लाइट का कलर अलग होता है, आप जानते होंगे 7 कलर्स में, फॉर द सेम मीडियम। एक ही मीडियम के लिए अलग अलग अगर कलर की लाइट है तो उनका भी वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ सम सब्सटेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आर गिवन इन द टेबल। आगे की टेबल में आप देखोगे कि कुछ सब्सटेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिए गए हैं, किससे कंपेयर करके, वैक्यूम से कंपेयर करके। ठीक है, अब हम उस टेबल को देखेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ज़रा एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए कि किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं। फिलअप मैचअप में ये बहुत आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे कंपेयर करके निकाला गया होगा, जब वैक्यूम से कंपेयर करके, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अब ये वैक्यूम क्या होता है मैं बताता हूँ। वैक्यूम हम उस मीडियम को कहेंगे जहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती, खाली स्पेस होता है ना, कोई पार्टिकल नहीं होता, तो उसे वैक्यूम कहेंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे वैक्यूम में एयर होता है कि नहीं होता, तो वैक्यूम में एयर भी नहीं होता, एकदम स्पेस। ठीक है, ना एयर रहेगा ना दूसरा किसी तरह का कोई सब्सटेंस होगा। तो अगर हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से कंपेयर करके कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का आता है उसको हम उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान रहे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ब्लैक कलर की लाइन, डार्क ब्लैक कलर की लाइन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये रहा वो मेन वर्ड जो मैं आपको समझा रहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, किसके ऊपर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि किसकी स्पीड कितनी है उस पर्टिकुलर मीडियम में। स्पीड कम हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, स्पीड अगर ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ध्यान रहे इस बात को, यहाँ पर आपको ये बात नहीं मिलेगी। फिर से सुनिए, अगर किसी मीडियम में लाइट रे की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो समझिए उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। अगर लाइट रे की स्पीड बढ़ गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में वो स्पीड कितना कम हुई कितना बढ़ी, मैं बताया था ना, कितने गुना कम हुई कितने गुना बढ़ गई, उसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम नंबर का यूज़ करते हैं और उसी नंबर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। आइए ग्रीन कलर की जो बॉक्स है उसमें भी हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसी कॉन्स्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसी लॉ को स्नेल लॉ भी कहा जाता है। स्नेल्स लॉ, क्या,
स्नेल्स लॉ, साइंटिस्ट स्नेल्स लॉ। ठीक है, ध्यान से आप सुन लीजिए, आपको कभी अगर पूछा कि किस साइंटिस्ट का लॉ है तो स्नेल्स लॉ। वहाँ पर जो n लिखा हुआ है उसको हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। n इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। दिस सेकेंड लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या है, कैसे लिखा जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उसे हम स्नेल्स लॉ का भी नाम देते हैं। आइए अब टेबल देखते हैं, और टेबल में जैसा कि आपको बताया गया था कि अलग अलग सब्सटेंस के क्या दिखाए गए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.0003। अब आप बोलेंगे सर ये चीज़ें तो लिखी हुई हम देख लेंगे, लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए, याद भी कर लीजिए, फिलअप मैचअप में और कई जगहों पर इसे पूछा जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म कर दूं कि अक्सर उन चीज़ों का पूछा जाता है जिसकी वैल्यू सबसे या तो कम होती है या तो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो आप एटलीस्ट अगर पूरा टेबल बड़ा टेबल है याद नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट कम और ज़्यादा की वैल्यूज़ तो ज़रूर याद कर लो, ये हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एयर की वैल्यू जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है 1.0003, यानी इसे याद रखने के लिए लॉजिकल 1.303, मैं आसानी से लॉजिकल तरीका बता रहा हूँ, 1.30 लिखना है और फिर 3 लिख देना है, 1.303, 1.000 और फिर 3। ठीक है, 3 बार 0 और 3, तो ये याद हो जाएगा आपको 1.303, यानी 3 बार 0 और 3 लिख करके आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, क्योंकि एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसकी वजह से एयर की स्पीड अच्छी होती है। ठीक है, अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो डायमंड आपको लास्ट में मिलेगा 2.42, 2 4 2, 2.42, 2 4 फिर 2, तो ये भी आसान है लॉजिकल तरीके से याद रखने के लिए, 242 है ना, 2.42, तो एयर का 1.3 बार 0 फिर 3 और डायमंड का 2.42, 2 4 2, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आइस का है, वाटर है, अल्कोहल, केरोसिन आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग जो आपके स्टोन है उनके भी नाम यहाँ पर है, रूबी, सफ़ायर, उसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, जब इसमें से रे ऑफ लाइट पास होगा तो वो अपनी डेंसिटी की वजह से उनकी स्पीड को कम करेंगे, और उसके वजह से वहाँ पर कितना गुना कम होगा, क्या स्पीड कम होगी, वो एक नंबर से एक्सप्रेस होता है, और यही वो सारे नंबर हैं। ठीक है, चलिए टेबल देखने के बाद अब हम ये देखते हैं कि जब कभी हम न्यूमेरिकल्स में सम जब सॉल्व करेंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो वो किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो पेज है आपका, ये उस चीज़ को एक्सप्रेस करेगा। आइए फटाफट देखते हैं। अब जो डायग्राम देख रहे हैं 6.3 वाला, अगर अब उसे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको वही चीज़ें दिख रही होंगी। ब्लू कलर में रे है, कौन सी रे होगी, वो इंसिडेंट रे। पिंक कलर में V2 जिस पे लिखा हुआ है वो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो स्ट्रेट लाइन ऊपर से स्ट्रेट आ रही है वो नॉर्मल होगा। मीडियम 1 आपका एयर है, मीडियम 2 आपका ग्लास है। एयर आपका रेयर मीडियम होगा, ग्लास आपका डेंसर मीडियम होगा। तो ये हो गया डायग्राम। अब अगर आपको सेकेंड मीडियम का कौन सा है यहाँ पर बताइए, तो सेकेंड मीडियम बोलिए, ग्लास। तो अगर आपको ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मालूम करना है, कैलकुलेट करना है, तो वो सेकेंड मीडियम हो जाएगा। तो उसे किस तरह से लिखेंगे, तो उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जस्ट इसी डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड में एक फॉर्मूला आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ n लिखा हुआ है या म्यू लिखा हुआ है, और उसे 2 थोड़ा सी ऊपर है और 1 इस तरफ लिखा हुआ है। 2 उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है n के, और 1 जो है वो उसके राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ है, बॉटम पे। तो इसे पढ़ेंगे कैसे, कैसे रीड करते हैं वो सुनिए ध्यान से आप। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सुने आप लोगों ने, फिर से सुनिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो जब कभी आपको सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो पूरा ना लिखते हुए आप खाली इतना भी लिख दोगे, म्यू बनाओगे। ठीक है, ये जो म्यू बना हुआ है ना, n बनाओगे, और फिर n के बॉटम पे लेफ्ट हैंड की तरफ 2 लिखोगे। सेकेंड 2, सेकेंड नहीं लिखना होगा, 2 लिखना होगा, लेकिन हम उस 2 को क्या पढ़ेंगे, सेकेंड। अब किससे कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट मीडियम से। तो फर्स्ट कहाँ लिखोगे, 1 कहाँ लिखोगे, उसी n के म्यू के राइट हैंड की तरफ नीचे। ठीक है, फॉर्मूले में आपको दिखाई दे रहा होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, कैसे रीड करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू, अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मीडियम 1 क्या है आपका, एयर। एयर के अंदर लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, उसे हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर v1 से।
तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 दैट इज़ v1 और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब मीडियम 2 क्या है आपका? ग्लास। तो ग्लास में लाइट की वेलोसिटी क्या है उसे v2 कंसीडर कर लोगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। और v1 क्या होता है? वेलोसिटी। 1 मतलब फर्स्ट मीडियम, v2 क्या होता है? वेलोसिटी। किस में? सेकेंड मीडियम में। तो v1 अपॉन v2 आप कैलकुलेट कर लोगे, वेलोसिटी जो उसकी वैल्यूज़ दी गई होगी आप कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। अगर अब आप सोच रहे होंगे सर सेकंड मीडियम का तो आपने बता दिया ऊपर वाले फॉर्मूले से, अगर सेकंड का कैलकुलेट करना है तो n लिखोगे या म्यू लिखोगे और उस म्यू के लेफ्ट हैंड की तरफ 2 लिखोगे सेकंड मीडियम और राइट हैंड की तरफ नीचे की तरफ 1 लिखोगे, है ना। और पढ़ोगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इस तरह से उसे हम लोग पढ़ेंगे। सही है। और फॉर्मूला बनेगा v1 अपॉन v2 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये हो गया। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर हमें फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, ऐसा होगा ना भाई कि रे ऑफ लाइट ग्लास से निकलते हुए एयर में जा रहा है, तो अगर हमें फर्स्ट मीडियम का कैलकुलेट करना है तो कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो आप नीचे की तरफ देख सकते हो ये जो कैन यू टेल लिखा हुआ है ना, कैन यू टेल, उसके जस्ट ऊपर वाला फॉर्मूला, ध्यान से, कैन यू टेल के बिल्कुल ऊपर वाला फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वहाँ पर आप बोलेंगे कुछ भी नहीं, फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो जो n लिखा हुआ है ना, n, उस n को क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा मीडियम? फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट कहाँ लिखोगे आप? ध्यान से देखो, फर्स्ट मीडियम का कैलकुलेट करना है तो आपको उस म्यू के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लिखना होगा। किससे कंपेयर करके? विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो 2 को आप उसी म्यू के राइट हैंड साइड के नीचे की तरफ लिखोगे और पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो यहाँ पर इस बार जो फॉर्मूला होगा वो v2 अपॉन v1 हो जाएगा, है ना। वैल्यूज़ चेंज हुई ना, फर्स्ट मीडियम का कैलकुलेट करना है इसलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो ध्यान से आप देखोगे कि अगर हमको सेकेंड मीडियम का कैलकुलेट करना था तो v1 अपॉन v2 था, और अगर हमें फर्स्ट मीडियम का कैलकुलेट करना है तो v2 अपॉन v1 है, और लिखने का जो नंबर्स है वो भी चेंज हो जाते हैं। इसका ध्यान रखना है ताकि आप लिखने के टाइम पे गलती ना करें। जब कभी मैं न्यूमेरिकल्स बोर्ड पे कराऊंगा तो आपको वहाँ पर मैं फिर समझा दूंगा। अब यहाँ पर लेसन के बीच में मैं यहाँ टाइप नहीं कर सकता हूँ, इसलिए बहुत स्लो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप उसके सामने एक लाइन लिखी है उसे भी रीड कर सकते हैं। इफ़ द फर्स्ट मीडियम इज़ वैक्यूम और देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम अभी पढ़ चुके हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एक्चुअल में 2 टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है एब्सोल्यूट जो हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करें विथ रिस्पेक्टिव वैक्यूम से कंपेयर करते हुए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उस पर्टिकुलर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव ये होता है कि कोई भी 2 मीडियम के बीच में अगर हम कैलकुलेट करें तो उसको रिलेटिव कहा जाता है, कोई भी 2 मीडियम के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर नीचे की तरफ अगर हम देखें ये 3 लाइन या ये 3 डायग्राम, ये ऑलरेडी मैं आपको कल कुछ हद तक इसमें से बता चुका हूँ कल के ही लेक्चर में कि ये क्या है। आप 3 डायग्राम देख सकते हो, वहाँ पे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम, और फिर थर्ड वाले डायग्राम में रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सी चेंज है। तो ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जब कभी फर्स्ट वाले डायग्राम को लेफ्ट हैंड साइड से, फर्स्ट वाला डायग्राम कहाँ से, पेज नंबर 75 पे लेफ्ट हैंड साइड से पहला डायग्राम आपको देखना है कि व्हेन लाइट रे पासिस फ्रॉम अ रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर रेरर से डेंसर में आएगा तो वो बेंड तो होगा लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, है ना, इसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि आपका जो पिंक कलर का रे है वो आपको नॉर्मल की तरफ बेंड होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सी लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर अगर आप मिडल वाले डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो डेंसर से रेरर में आ रहा है ना, तो जो ब्लू वाली लाइन है आपकी वो नॉर्मल से अवे जाते हैं। तो व्हेन अ लाइट रे पासिस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होगी, राइट हैंड की तरफ मुड़ जाएगी। और ये थर्ड वाला डायग्राम एक नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ध्यान से सुनिए कि जब कभी कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम पे नॉर्मली आती है एट द बाउंड्री बिटवीन 2 मीडिया, नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलर,
कैसे आएगी? परपेंडिकुलर, एंगल बनाते हुए नहीं, ऐसे स्ट्रेट आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट, जैसे कि आप ये थर्ड वाले डायग्राम में देख रहे हो। तो जब कोई रे ऑफ लाइट अगर स्ट्रेट ट्रेवल करेगा तो वो अपना पाथ चेंज नहीं करता। अब आप बोलेंगे सर ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, लेकिन ये रियलिटी है। अगर वो ज़रा से भी एंगल फॉर्म करेगा रे ऑफ लाइट तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री का, एकदम सीधा, ठीक है। व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड हेंस डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड। वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अपना डायरेक्शन स्ट्रेट ट्रेवल कर जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए, ये 3 इन्फॉर्मेशन तो आपने कल ही देख लिए थे, इसे आज हमने रिपीट भी कर लिया। थर्ड वाला आज हमने देखा है, ध्यान से सुनिएगा और इसे एक बार रिपीट कर लीजिएगा। आगे अगर हम देखें पेज नंबर 76 पे, तो यहाँ पर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है कि स्टार क्यों ट्विंकल करता है, और फिर ये जो आपका मिराज वाला जो टॉपिक है ये एक टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीले सनसेट और जो अर्ली सनराइज़ है ये इसका एक क्या रीज़न हो सकता है। फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एक टॉपिक है, आप यहाँ उसे देख सकते हो प्रिज्म के थ्रू। और उसके बाद पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक और रेनबो फॉर्मेशन। 5-6 टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब 2-3 पेज का ही आपका चैप्टर बाकी रह गया है। अब मैं ये जो टॉपिक है आपका यहाँ पर ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इसे हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर को मैंने काफ़ी स्लो लेके गया, क्योंकि कोई जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या कोई वीडियो के थ्रू मैं यहाँ नहीं समझा रहा हूँ, उसी पेजेस में आपको समझाना था, इसलिए आसान से भाषा में समझाते हुए बहुत ही स्लो कैसे लिखना है वो सब बताया मैंने आपको। लेक्चर आप ध्यान से सुनिए और मिलते हैं कल के लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।